नमस्कार स्टूडेंट्स, करियर मेकर कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और ये जो सारी की सारी वीडियोस डाली गई हैं ये बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए डाली गई हैं, जिसमें आप एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, डी ट्रिपल एसबी और कोई भी एलडीसी, यूडीसी, आर्मी, डी ट्रिपल एसबी से रिलेट, नॉन टीचिंग से रिलेट जो भी जॉब है डी ट्रिपल एसबी की और आर्मी की हो गई, स्टेट पुलिस की हो गई, जितनी भी जॉब हैं इनकी तैयारी कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम इनके कोर्स से रिलेट हम रिकॉर्डेड क्लास की आप लोगों के लिए वीडियो डालते हैं। ये जो हमारा एट प्रेजेंट बैच चल रहा है, ये इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराइए आप, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपए है और आप लोगों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिसमें आप लोग को फ्री लाइव क्लास दी जाएगी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस जॉब दी जाएगी और फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस जो आपको दी जाएंगी। और आपसे फीस जब ली जाएगी जब बच्चे आपका किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा ही बेहतरीन ऑफर है आप लोगों के लिए तैयारी करने का। कोई भी कोचिंग सेंटर इतनी गारंटी नहीं देता कि जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपसे फीस लेंगे। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस कोचिंग सेंटर को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उस फॉर्म को भरिए। और आपको अगर वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि सारी की सारी जो करियर मेकर्स की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेट है और हिस्ट्री आपको अनमोल सर पढ़ा रहे हैं, जो अपने सब्जेक्ट में काफी माहिर टीचर हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेट आपका आता है तो आप लोग का गलत ना हो। तो चलिए बच्चों, अब आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो एक आंदोलन का नाम है बारडोली आंदोलन। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बारडोली मूवमेंट, 1928। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें से, क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि क्या था ये बारडोली है कहाँ पर। पहला तो ये है गुजरात में, ठीक है, जगह जो है गुजरात में है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो है कि मतलब क्या है इसका फेमस, क्या है रीजन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फार्मर टैक्सेस बहुत ज्यादा कर लग रहे थे, तो मुद्दा यही था कि हमने कर नहीं देने, बहुत मतलब इनजस्टिस था करों में, ठीक है ना। तो ये एक मुद्दा था कि कर नहीं देने, ठीक है ना। और दूसरा, इस आंदोलन में जो लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम आपने जो सुना है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उनको ना वल्लभ भाई पटेल ही कहते थे, वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल उनका पूरा नाम जो है। सरदार 1928 तक उनके नाम के आगे नहीं लगा हुआ था। 1928 में जो ये आंदोलन था, इसमें उन्होंने बहुत एक्टिवनेस जो है रोल प्ले किया था। और इसी को देखते हुए, इसी को ही देखते हुए वहां की जो महिलाएं थी, कहाँ की, वो जो बारडोली है, ठीक है, बारडोली जो है वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने जो है ये उनको सरदार की टाइटल दिया था। तो क्वेश्चन काफी बार आता है कि वल्लभ भाई पटेल को ये टाइटल किसने दिया, ठीक है ना, वहां की महिलाओं ने दिया था। तो ठीक है, कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कौन से मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये छोटा सा ही है। 1928 सीक्वेंस में भी आ सकता है। आपको एक चार वो दे देंगे आपको, आंदोलनों के नाम, मूवमेंट्स के नाम, और आपको बोलेंगे इसको अरेंज करो, ठीक है ना। तो ये भी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो था, अब क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। बट क्या हुआ था कि जब वो डोमिनियन स्टेटस की मांग, अच्छा, आपने पूरी भगत सिंह की मेरी कहानी सुनी थी, और आपको अगर टाइम पीरियड याद हो तो 1929 के आसपास, वो ध्यान है ना, वो जेल में उन्होंने वो भूख हड़ताल की थी, वो काफी लंबी। वो 1929 का ही टाइम पीरियड था। मतलब इस टाइम पीरियड तक भगत सिंह जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। और उसका थोड़ा सा जो इम्पैक्ट था वो कांग्रेस पे भी देखने को मिल रहा था। जो उसके युवा लोग थे, मतलब जो नए नए लोग थे, तो वो भी ना भगत सिंह की भाषा बोलने लग गए थे कि हमें भी अब पूर्ण स्वराज चाहिए वगैरह वगैरह। तो ध्यान कीजिए, ये नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ये डोमिनियन स्टेटस की। इसको लेके ना नेहरू जी के जो बेटे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, वो बुरा मान गए। मतलब कि उन्होंने कहा कि यार इतना टाइम हो गया, डोमिनियन स्टेटस हम अभी तक बोले जा रहे हैं, अब तो हम आगे बढ़े।
कि मतलब अब तो हम कुछ और मांगे, तो इसको लेके जो है वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो गलत है, मैं नहीं खेल रहा, मैं मैं अलग हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं अलग हूँ, तो उन्होंने क्या किया यहाँ ये अपना ना पार्टी से अलग हो गए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। और अपनी एक अलग पार्टी बना ली, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से मिल ही जाएगी, लेकिन किसी ने लिखना हो तो नोट डाउन कर ले। तो नेहरू जी ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की ना स्थापना कर दी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, कांग्रेस के अंदर ही। उन्होंने नया एक ग्रुप बना लिया, नया यंगस्टर्स का ग्रुप बना लिया, और कहा कि हम ना अलग से अपना वो करेंगे। तो फिर अब अपने जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने नेहरू जी को बोला, जो पापा थे मोतीलाल नेहरू, बेटे को समझाओ, अच्छा नहीं लगता, ऐसे गलत इम्पैक्ट जाता है, गलत संदेश जाता है कि भाई पार्टी में ही बड़े लीडर का बेटा जो है ऐसा कर रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा देखो इसको। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने उनको कहा कि देख भाई ऐसा है कि यार डायरेक्ट ऐसा, अब देखो ना, मैं भी आपको अगर आप सपोज आप ऐसा करो कि आप ना घर वालों को बोल रहे हो कि हमको ना एंड्रॉइड फोन चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए। अब तो घर वाले एंड्रॉइड फोन तो देंगे ना, वो कीपैड वाला ला के फोन दे रहे हैं। अब आप इतने टाइम से डिमांड कर रहे हो कि एंड्रॉइड फोन चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए, अब आप एंड्रॉइड फोन तो आपको मिल नहीं रहा, सडनली आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को तो अब आईफोन चाहिए। अब इमेजिन करो कितनी ना अनप्रैक्टिकल सी डिमांड है, आपको एंड्रॉइड फोन मिल नहीं रहा है और आप आईफोन की बात कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर भी ना कुछ वैसा से अगर आप देखें तो डोमिनियन स्टेटस मिल नहीं रहा है, तो नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें वो टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब टोटल इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगा? तो उनके पिताजी ने उनको समझाया कि देखो भाई ऐसा इतना जल्दी तो नहीं होता, इतना जल्दी तो नहीं होता, अपना आप जो है वो क्या करो। एक मिनट रुकिए जरा बच्चों। तो इतना जल्दी तो नहीं होता, आप ऐसा करो कि पहले ना हम डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं, मतलब ना हम ना उनसे बोलते हैं कि हमें ना डोमिनियन स्टेटस दे दो। अगर सपोज वो नहीं मानते, मतलब एक साल तक वेट करते हैं, अगर उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी, तो हम फिर जो तू बोलेगा वैसा हम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप घर वालों से बोलो कि हमें जो है वो, मतलब आपको चाहिए डोमिनियन, वो एंड्रॉइड चाहिए, एंड्रॉइड देने का, आप आईफोन की बात करो। फिर मैं आपको बोलूंगा कि नहीं भाई ऐसा कर, एंड्रॉइड मतलब आईफोन अभी मत मांग, पहले घर वालों पे इसी का एक प्रेशर बनाते हैं एंड्रॉइड का, नहीं होगा फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। हमारे जो भाई बहन होते हैं वो दोनों भाई बहन, मतलब अगर सपोज आपका कोई भाई है या बहन है, कोई भी है, वो एक जैसा नीचे का नहीं होता, दोनों में से एक बहुत स्मार्ट होता है, बहुत शाना होता है। नहीं होगा ना तो चल नहीं पाएगा, घर वाले दबा देंगे दोनों को। या तो बहन बहुत स्मार्ट होगी या तो भाई बहुत स्मार्ट होगा। तो ये जो ऐसे खुरापाती आइडिया है, ये मतलब वही देते हैं, मतलब कि अभी रुक जाओ, ये प्लान जो करते हैं ना भाई बहन, वो ऐसे ही करते हैं। मेरे ख्याल से आप में से भी ऐसे बहुत से करते होंगे, अगर कोई करता हो तो बताए जरा चैट बॉक्स में यस करके कि हाँ हम करते हैं ऐसा। नहीं करते तो इसका मतलब आप बहुत शरीफ लोग हैं, आपको जो है क्रांति करना, रेवोल्यूशन करना नहीं आता घर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई, मतलब आप ना एक साल तक रुक जाओ। अब 1928 में वो नेहरू रिपोर्ट दी थी, पूरा एक साल निकल गया, अंग्रेज लोग कहाँ ही मानने थे, कुछ मानना तो था नहीं उन्होंने। 1929 आया। 1929 में ना लाहौर में ना कांग्रेस का सेशन हुआ, मीटिंग हुई, जो साल में मीटिंग होती है ना वो वाली हुई। और इसमें अब जैसे कि पापा ने वादा किया था कि भैया एक साल तक रुक जा, अगर हुआ सब कुछ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जो तू चाहेगा वो आप कर लियो। तो हमारे नेहरू जी जो है इस मीटिंग को हेड की, मतलब वो प्रेसिडेंट बने इस कांग्रेस के। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो 1929 में वो जब हेड बने, तो उन्होंने अपनी डिमांड को, वही जो मांग रहे थे वो टोटल इंडिपेंडेंस, देखो अपनी मांग को उन्होंने बढ़ा दिया। और यहाँ पर अब उन्होंने बोला कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, वो है ना मिर्जापुर का डायलॉग, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है ना। अब हमें हाफ हाफ इज्जत नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो अब हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नेहरू साहब ने जो है नेशनल फ्लैग जो इंडिया का था वो होस्ट किया। इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929, बैंक ऑफ रावी, ये ध्यान रखना, बैंक ऑफ रावी, रावी जो है रिवर है,
उस पर लाहौर के पास। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और यहीं से फिर डिसाइड हुआ कि हम हर साल 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हर साल। गाइस यही रीजन था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमने वेट किया कब तक, 26 जनवरी तक का। रीजन यही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर ना मतलब एक तरह से मेमोरी, मतलब मेमोरी टाइप का, 20 साल पहले वो इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था। तो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, मतलब एनेक्टेड कब हुआ, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड। किसको डेट पता है? कोई बताओ मेरे को डेट जरा, कोई मेरे को डेट बताओ फटाफट। इनेक्ट लागू कब हुआ हमारा, ध्यान करो, लागू कब हुआ। एक ही बच्चे को पता बस, और किसी को नहीं पता। पूरी डेट बताओ हर्ष, पूरी डेट बताओ। विमल को पता है, नीरज को पता है, हर्ष को पता है, और किसी को नहीं पता। उत्कर्ष डेट गलत है, पीयूष को भी पता है, शालू को भी पता है। उत्कर्ष डेट गलत है, कौन सी सही डेट है उत्कर्ष? मुस्कान डेट गलत है। लागू कब हुआ मुस्कान, लागू कब हुआ? ये तो बना था, उस टाइम बना था। लागू का मतलब होता है एनेक्ट। जैसे कि खाना बन गया है और खाना खा लिया है, दोनों में अंतर होता है। तो बना कब था ये। रश्मि डेट गलत है। तो उत्कर्ष, रश्मि और मुस्कान, आपकी डेट गलत है। द राइट डेट इज 26 जनवरी 1950, 1950। तो देख रहे हैं ना, 26 जनवरी 1930 पहली बार हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया। आजादी से पहले हमने अपने ही सेल्फ घोषित कर दिया, इस दिन हम करेंगे। और उसी की मेमोरी में हमने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेट किया था 2 महीने, ठीक है ना। ये चीज है इसमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या था कि हमारे गांधी जी जो है, अब आपने गांधी जी का कोई आंदोलन तो देखा नहीं है इतने टाइम से, तो भैया हर लोग अपना डिमांड, नेहरू रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्ना साहब भी अपनी डिमांड कर रहे हैं। गांधी जी ने भी कहा कि भैया सब लोग अपने अकेले के लिए खेल रहे हैं, चलो मैं भी अपनी डिमांड, भाई मैं भी अपना खेल लेता हूँ। भाई सब लोग अपना ऐसा डिमांड डिमांड खेल रहे हैं, तो मैं भी अपना खेल लेता हूँ। तो गांधी जी ने भी ना अपनी डिमांड रख दी, और कितने रखी, 11 पॉइंट्स, 11 डिमांड्स, ठीक है ना। तो मानना तो अंग्रेजों में वो भी नहीं था, सिंपल सी बात थी ना। फिर तो भाई वो हो जाता कि भाई उनकी क्यों नहीं मानी, और गांधी जी, फिर और लफड़ा होता है। मानना तो उन्होंने उनका भी नहीं था, तो लेकिन गांधी जी ने फिर भी अपनी डिमांड जो है वो रख दी, अंग्रेजों के सामने 11 पॉइंट रखे। अब माना तो था नहीं उन्होंने, तो गांधी जी ने डायलॉग मारा। डायलॉग क्या मारा कि मैंने मांगी रोटी और मुझे मिले पत्थर, अब तुम देखो। तो ये बोला उन्होंने ऐसा। अब जैसे कि आप घर वालों को देखते ना कि अच्छा आपने ये डिमांड पूरी नहीं, अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। तो अगर आपके घर वाले आपको पहचानते तो हाँ कहते चल चल देख लेंगे क्या करते हैं, ऐसे उन्होंने भी कहा। अंग्रेजों ने भी चल देख लेंगे कि क्या करते हैं। हालांकि वो डर तो रहे थे, क्योंकि जानते तो थे गांधी जी को, भैया कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट आंदोलन हुआ था 1920 में, 1920-22, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब चल रहा है 1930, करीब करीब हो गए हैं 8-9 साल। उन्होंने कहा भैया 8-9 सालों में तो जंग लग जाता है, गांधी जी की एज भी हो गई है, तो क्या ही जोश वोश पड़ा होगा, कुछ भी नहीं है। बट भैया उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी की मसल्स वगैरह नहीं थी, बॉडी बॉडी नहीं थी, लेकिन दम तो उनमें बहुत था। ठीक है, उनकी आवाज में दम बहुत था, उनके इरादों में दम बहुत था। और यहीं से उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो मुद्दा उठाएंगे किसका। अच्छा, उन 11 पॉइंट्स में ना एक पॉइंट ये था कि ना सॉल्ट टैक्स अंग्रेज लोग लेते। अच्छा, गांधी जी ना बहुत ही ना माइंडेड बंदे थे, मतलब बहुत दिमाग वाले बंदे। वो ऐसा एक मुद्दा लेके आते थे जिसको ना घर वाले, मतलब जिसको ना देश का हर एक बंदा उससे जुड़ा हो, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन उन्हें मिल सके। भाई
पार्टिसिपेशन मिल सकेगी तभी तो गांधी जी एक्सेप्टेबल होंगे। अगर उनको कोई सुन ही नहीं रहा है, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है मूवमेंट में, तो फिर गांधी जी अंग्रेज लोग भी क्यों सुनेंगे इनको। तो गांधी जी मुद्दा ही कुछ ऐसा लेके आते थे कि हर लोग कोई कहता था यार ये तो हमारे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ना उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। लोग जो थे ना गांधी जी से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। अब यहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया सॉल्ट टैक्स। अब आप बोलोगे कि सॉल्ट टैक्स कैसे भैया, अगर आप गरीबों का देखो, वैसे तो सॉल्ट तो हर कोई खाता है, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, हर कोई जुड़ा हुआ है। लेकिन गरीब लोग जो है भैया, जो गरीब है एकदम, जिसके पास कुछ नहीं है, ये दाल वाल और ये सब्जी और ये राजमा चावल, ये कुछ भी नहीं है बेचारा, लास्ट में रोटी, सूखी रोटी और नमक, इसमें तो गुजारा कर सकता है ना। ये तो मैं अभी की हालत बता रहा हूँ, सोचो 1930 में क्या हालत होती है। अब क्या था कि नमक, अगर आपको पता हो नमक कैसे बनता है, नमक बनता है समुद्र के पानी से। समुद्र का पानी इकट्ठा करो, इवेपोरेट हो जाएगा वो, और उसमें जो बचेगा वो नमक होगा, ठीक है ना। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो कोई भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये तो कोई। और भैया समुद्र का पानी किसी के पिताजी का है नहीं, ये तो भैया नेचर का है, और नेचर पे तो हर किसी का हक है। तो गांधी जी ने मुद्दा उठाया, भाई जो चीज नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, आप उस पर टैक्स कैसे ले सकते हो। मतलब अगर आप कोई मशीन लगा के कुछ कर रहे हो तब तो समझ में आता है। अब आप ये सोचो, ये जो गवर्नमेंट पानी भेजती है आपको, इस पर वो आपसे पैसे लेती है, बनता है क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जो यमुना का पानी आता है आपके घर में, ये साफ होके आता है, तो उस पर जो भी खर्चा वर्चा जो भी कुछ आता है, उसका वो आपको पे करना पड़ता है। कभी आपने वो जो गंगा जल आप लेके आते हो, अगर हरिद्वार से हो, अगर गंगा जल लेके आ रहे हो, कभी उस पर टैक्स दिया आपने? कभी गंगा जल का टैक्स दिया जो आप डायरेक्ट वहां से नदी से उठाते हो पानी? कभी आप नहीं होगा, कभी आपने नहीं दिया। और क्यों? ये नेचर है ना, नेचर है, आप उस पर टैक्स आपसे मांग नहीं सकते कोई, ठीक है ना। सेम यही पॉइंट जो था गांधी जी का भी था कि भैया नमक जो है वो बन रहा है समुद्र के पानी से। आप जो है ये कैसे जो है वो मतलब आ, मतलब इस पर टैक्स कैसे ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये तो गलत है। और इसी का मुद्दा उन्होंने बना लिया भैया, अंग्रेजों ने उनकी 11 पॉइंट माने नहीं, उन्होंने बस इसी पॉइंट को उठा लिया, ठीक है ना। तो यही पॉइंट जो है, फिर उन्होंने कहा कि अब हम दांडी मार्च करेंगे, और दांडी मार्च जो बहुत फेमस है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबको ये पिक दिख रही होगी, कोई मेरे को ये बताओ कि ये पिक कौन से नोट के पीछे है, कौन से नोट पर, भारत के कौन से नोट पर ये पिक जो है दिखाई गई है, दांडी मार्च? पता किसी को? क्वेश्चन आ सकता है ये, कोई देगा आंसर इसका? कौन से नोट पर ये पिक जो है वो दिखाई गई है? नहीं चिंटू, गलत है। शालू का ठीक है, शालू ने ठीक आंसर दिया। और कोई बताओ, गैस मारो। दो ही लोगों ने बताया अभी तक। मुस्कान का भी ठीक है, चिंटू का ठीक हो गया, नीरज का भी ठीक है। अच्छा, 500 रुपए के नए नोट पर या पुराने नोट पर, ये बताओ। 500 के नए नोट पर या पुराने? ओल्ड। 500 रुपए के पुराने नोट पर है, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा कोई मेरे को बताओ कि वो जो मंगलयान है, मंगलयान सब जानते होंगे, वो कौन से नोट पर है? मंगलयान कौन से नोट पर है? 2000। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको।
ठीक है। अच्छा, ये बताओ आरबीआई ने भी रिसेंटली एक सिक्का जारी किया है, कौन से डिनोमिनेशन का सिक्का जारी किया है रिसेंटली? ₹20 का किया है, लेकिन वो तो हमारे यूज के लिए है। ₹125 का ये, ₹125 का किया। ₹20 वाला भी सिक्का देखा किसी ने? ₹20 वाला सिक्का, ₹20 वाला, यस करके बताना मेरे को। ₹20 वाला सिक्का, ठीक है। 125 वाला, ₹125 वाला सिक्का भी है। सोचो अगर कहीं गिर गया तो एक ही साथ जो है वो ₹125 जाए। हाँ, अभी अभी इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब अभी इतना आया नहीं है, पॉपुलर नहीं है, बट अभी रिसेंटली इसको जारी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दांडी मार्च जो है वो हुआ, और दांडी मार्च के ऊपर 4 तरह के, एक तो मैंने आपको ₹500 वाला बता दिया, साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती अहमदाबाद में है। दांडी, ये दोनों गुजरात में है। ये कभी कोई पूछा जाए ना कि दांडी और साबरमती कहाँ है, दोनों गुजरात में है। कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखना, 24 दिन की यात्रा थी। 78 लोग शामिल हुए थे। सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ इस आंदोलन में थी। और एससी बोस, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने इस मार्च को नेपोलियन नेपोलियन नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कोई मेरे को बताओ कौन सी कंट्री से है नेपोलियन बोनापार्ट? लेट्स सी कितना आप जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। नेपोलियन बोनापार्ट, विमल ने सही बताया, नीरज ने सही बताया, उत्कर्ष ने सही बताया। नेपोलियन बोनापार्ट कौन सी कंट्री से है? मुस्कान ने भी सही बताया, फ्रांस। तो ये है फ्रांस से, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री के ना, थोड़े मोटे मोटा माटी याद जो है। अरे नीरज भाई, 1804 में मरा नहीं था ये, 1804 में किंग बना था ये। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेपोलियन के मार्च से, नेपोलियन ने जो अपना कब्जा किया था फ्रांस पर, वो जैसा कब्जा था वैसे ही मुसलेनियस के वो जो मुसलिनिस ने मुसलोनी मुसलोनी जो था वो रोम का था। जैसे क्रांतिकारी थे सबके सब लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो था पहले राजाओं का कब्जा था, तो उन्होंने अपने देश को राजाओं से मुक्त करवाया था, भाई जैसे कि हमारे गांधी जी ने अपने ब्रिटिश से मुक्त करा, समथिंग ऐसे कुछ। तो बिल्कुल वैसा कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट है, इनमें शुरू के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है वो है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा नहीं है एसएससी वगैरह में, ठीक है ना, बट आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही वहां पर वो पहुंचे गांधी जी, मैं आपको चित्र दिखा दिखा सकता हूँ अगर तो। उत्कर्ष कह रहे हैं कि अभी एक ऑप्शन हुआ है, उसमें ना टोपी में जो, अभी टोपी जो है वो टोपी मतलब उसकी ऑक्शन हुई है, और उसमें ना नेपोलियन का बाल था। क्या बात, इतना पुराना बाल, क्या करेंगे, ठीक है ना, लोग भी पागल है। और गई होगी वो कम से कम 1000 करोड़ वगैरह समथिंग ऐसे कुछ। वैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसा खूब है। चलिए मैं आपको फोर्थ पिक दिखा रहा था, एक मिनट के। हाँ, तो आपको अगर ये पिक दिख रही होगी, तो यहाँ पे गांधी जी जो है वो आपको नीचे से नमक उठाते हुए दिख रहे होंगे। और बस उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा नमक उठाया और उसमें से जो गंदगी थी वो हटाई और उसको साइड में रख दिया और बोला देखो बन गया नमक। और वाकई में कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जो है उन्होंने मतलब इस तरह से किया था। तो ये पिक जो आप देख रहे हैं, ये दांडी मार्च के लास्ट दिन की है, मतलब जब वो पहुंच गए थे दांडी में, साबरमती से शुरू करके दांडी जब वो पहुंच गए थे, तो उस टाइम की पिक है ये, ठीक है।
तो उन्होंने जो है वो अपना ये किया और कहा कि अब जो है हम जो है वो एक आंदोलन शुरू करेंगे भारत में, और उसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का भारत में, संपूर्ण भारत में दूसरा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस। पहला वाला था कौन सा? नॉन कॉपरेशन, एनसीपी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एनसीपी मूवमेंट, एनसीएम सॉरी, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और अब ये है सिविल डिसोबीडियंस, सीडीएम, सीडीएम शॉर्ट फॉर्म में। तो सीडीएम जो मूवमेंट है, इसमें बापू ने पूरे भारत में आंदोलन शुरू किया। तो अब उनके इस आंदोलन में किस तरह से अंग्रेज लोगों को हिला दिया, और किस तरह से आपको पता लगेगा किस तरह से अंग्रेज लोग और गांधी जी किस तरह से अपने लास्ट के जो फेलियर था एनसीएम का, उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। मतलब उन्होंने कैसे वो गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने, मतलब कहा जाता है कि ये आंदोलन अपने आप में बहुत सक्सेसफुल था, वन ऑफ द सक्सेसफुल आंदोलन था गांधी जी का। किस तरह से था, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को दोबारा से झुकाया, और किस तरह से अंग्रेज लोग हाथ मलते रह गए, मतलब बापू से फिर दोबारा हार गए। क्या कहते हैं, हमारे भारत रत्न जो था, इनको भारत रत्न मिला। कई लोगों का ये कहना था कि इनको जो भारत रत्न है ना, वो मिलता है उनको, यार क्या नाम था, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कोई समवेयर डाउन द लाइन 1979 में मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई मेरे को अभी गूगल सर्च करके बता दो कब मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न। मेरे को जहाँ तक आइडिया है 1979 में इनको मिला था। और ये जो अपने अब्दुल गफ्फार खान है, इनको मिला था 1987 में। तो कई लोग बोलते हैं कि मदर टेरेसा जो है वो फर्स्ट आती है, मतलब फर्स्ट फॉरनर है। तो फर्स्ट फॉरनर इससे नहीं माने, वो इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली थी, भारतीय हो गई थी वो, जब तक उनको मिलता ये भारत रत्न। तो कोई मेरे को चेक करके बताओ कि ये भारत रत्न कब मिला था इनको, ये हमारी जो मदर टेरेसा है। मेरा अंदाजा है 1979 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जगह पर देख लेते हैं कौन कौन से जो है क्या क्या उनको जो है वो मिले हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू को रखा कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में उनको कंट्रोल करने को बोला। राजगोपालाचारी, इनको बोला कि भैया आप तमिलनाडु संभालो। और के डॉट कल्पन, इनको बोला आप मालाबार। मालाबार कोई मेरे को बताओ, मालाबार कहाँ पे है? किस स्टेट को मालाबार के नाम से जाना जाता है? कोई मेरे को फटाफट बताओ। ठीक है, नीरज का सही आंसर आ रहा है, उत्कर्ष का भी सही आंसर आया है। फटाफट बताओ, दो ही लोगों का सही आंसर आया अभी तक। किस स्टेट को मालाबार के नाम से जाना जाता है? दिस स्टेट हैज नोन एज मालाबार। शालू ने भी सही आंसर दिया है, विमल ने भी सही आंसर दिया है, और निशा ने भी सही आंसर दिया है, रश्मि ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, तो मालाबार कहा जाता है किसको? केरल में, ठीक है ना। केरला को जो है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना आंदोलन, चला फुल स्पीड में चला, और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इसको जो है वो प्रचार प्रसार किया गया था कि हमको जो है, अच्छा 1980 में मिला था, चलो पास में ही हो गया शायद। मैंने 1979 बोला था। चलो, तो भैया ये विमल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो अगर किसी को गर्दन पकड़नी होगी इसकी पकड़ना, ठीक है ना, वरना खुद चेक कर लो गूगल में कहाँ कब मिला था इसको, मदर टेरेसा को भारत तक, ठीक है ना। तो तो बहुत आंदोलन चले, बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन चले, ठीक है। और पूरा फुल था कि भैया हमने अंग्रेजों को कॉर्पोरेट नहीं करना। डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस का मतलब ये होता है कि अविज्ञा करना, मतलब उनका बात नहीं मानना। ओबीडियंस का मतलब होता है बात माननी है, डिसोबीडियंस का मतलब होता है बात नहीं माननी। तो ये पूरा आंदोलन फुल चला। अब क्या हुआ, वो साइमन कमीशन आ गया था, मैंने आपको बताया था। तो भैया किसी की रिपोर्ट तो मानी नहीं गई, ना तो मानी किसकी रिपोर्ट, ना तो नेहरू रिपोर्ट मानी, ना तो वो जिन्ना की 14 पॉइंट माने, ना तो गांधी जी के 11 पॉइंट माने। लेकिन साइमन कमीशन ने अपना काम तो कर दिया था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बात तो सही है, सारा मामला ठीक है, लेकिन 1919 में जो आपने कानून बनाया था, अब हो गया है 1930। 11 साल बीत गए हैं, 11-12 साल बीत गए हैं, और लोग काफी अवेयर हो गए। अब लोग ना आपस में बात करने लगे हैं, अवेयरनेस आने लग गई है अंग्रेजों। ये सब हुआ भगत सिंह के कारण। भगत सिंह ने इतना इन्वॉल्वमेंट लोगों को करवा दिया कि लोग अब बात करने लग गए हैं। तो हमें चाहिए एक नया कानून, एक नया कानून चाहिए भारतीयों के लिए, वही उनको संतोष, मतलब उनको कंट्रोल कर सकता है।
तो अपना जो वो थे इरविन साहब, उन्होंने इरविन साहब को बोला कि भाई इनको ना यहाँ मत बुलाना, यहाँ अगर इनसे पूछोगे कि हाँ हम सबको कानून बनाने के लिए बुलाए तो सब लोग आ रहेंगे, फूफा का घर समझ के सब लोग आ रहेंगे, चाय वाय पीने आ रहेंगे, समोसे वगैरह खाने आ रहेंगे, और करेंगे कुछ नहीं, चाय समोसा का बिल बढ़ जाएगा तुम्हारा। यहाँ मत बुलाओ इनको, बुलाओ वहां लंदन में, मस्त सा लंदन में बुलाओ इनको, ठीक है ना, राउंड एक टेबल लगाओ और एक मस्त सी कॉन्फ्रेंस रखो और अपना जो है वो अपने मीटिंग करो। तो यही जो है हमारा, यही इंसिडेंट जो है वो जाना जाता है किससे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है ना, राउंड टेबल। वो जो मैं उनकी फोटो आपको कह रहा था ना, ये है हमारे अब्दुल गफ्फार खान, अच्छी खासी हाइट थी इनकी, ठीक है ना, ये फोटो है उनकी, ठीक है। गांधी जी भी खड़े हुए हैं, कितने अच्छे से लग रहे हैं ना गांधी जी हमारे, सही से स्वीट से स्माइल है, ठीक है ना। तो ये अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो, ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है क्वेश्चन आ सकता है कितनी हुई, तो 3 हुई है थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कब से कब तक हुई थी, 1930 से लेके 1932 तक जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी, ठीक है, 1930, 31, 32, ठीक है ना। तो सब मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या हुआ था, क्या क्या सीन सारा हुआ था इसमें, ठीक है ना, वो हम अभी अब देखेंगे, ठीक है। सबको वहां पे बुलाया, अब वहां पे क्यों बुलाया इनको यार, अपना इंडिया में बुलाते खामखा खर्चा करवा दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे बुलाते तो सब लोग आ जाते। अब लोग आप लोग भी तो ऐसे ही है ना, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग में पूछते रहते होगे या फिर किसी दोस्त से पूछते रहते हो भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, या तुम सपोज मुझसे ही पूछो कि अनमोल भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब क्या हो कि यार मैं, अब इतने सारे लोग हैं मेरे, इतने सारे स्टूडेंट है मेरे, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब मैंने सबको शादी का अगर सबको बुला लिया तो मेरे बच्चे ही जो है कम से कम 500-600 हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार तो पता नहीं क्या ही होंगे, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं ना ऐसा करूंगा, मैं ना शादी अपनी रखूंगा अंडमान निकोबार, और मैं ना तुमको सबको कार्ड भेजूंगा, सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, सबको कार्ड भेजूंगा, प्लीज कम टू अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से एक तीर से दो शिकार कर दिए, एक तो मैंने शादी के लिए तुम्हें बुला भी लिया और ऊपर से नहीं भी बुलाया, समझ रहे हो ना कैसे, ठीक है ना। और अपना खर्चा भी बचा लिया मैंने, क्योंकि भैया अगर यहाँ पर आते तो कितना पर प्लेट के हिसाब से कितना पड़ जाता, तो मैंने तुमको वहां का बुला लिया, वहां पे बुलाने के लिए भेज दिया। अब फिर अगली बार जब तुम मेरे को मिलोगे ना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मेरे से नहीं पूछोगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि यार तू शादी में नहीं आया यार, बड़ा दुख लगा मेरे को यार, तेरे बिना मन नहीं लगा मेरा यार, तेरे को आना चाहिए था शादी में। तो मैं ऐसे सबको डायलॉग मारूंगा और फिर मैं छोड़ूंगा सबको, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। अच्छा नीरज कह रहा है कि मुझे जरूर बुलाना। भाई टिकट विकेट नहीं, टिकट तो खुद ही करके आना पड़ेगा ना। तो शगुन, भाई शगुन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, शगुन नहीं आएगा कोई बात नहीं। पागल, शगुन कितना आएगा मुझे एक चीज बता, शगुन कितना आएगा, उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। तो आजकल पर पनीर का हिसाब भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना। तो इसलिए अब आप देखो कि वहां पर लंदन में बुलाया, अब लंदन में हर कोई तो जा नहीं सकता था, इसलिए अब एक तरह से ये हो गया कि उन्होंने जब लंदन में सबको बुलाया तो एक तरह से दो निशाने किए। पहला तो एक तो सबको बुला लिया, फिर सबको बोला कि देखो भाई हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, आपकी सबकी मर्जी से हम जो है वो कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से सबको बुला लिया, ठीक है ना, और इतने ज्यादा लोग आए भी नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हुई, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मरते मरते तब भी कितने सारे लोग पहुंच गए, तब भी देखो यहाँ पर 859 लोग पहुंच गए, 860 लोग, देख रहे इतना पैसा था हमारे लोगों के पास, तो बहुत सारे लोग पहुंचे। बट कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस का वो नॉन कॉपरेशन वो चल रहा था अपना, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, तो सीडीएम मूवमेंट चल रहा था तो वो पार्टिसिपेट नहीं करा। अब यहाँ पर ये चीज देखो कि भारत में कोई ना कोई कोई पॉलिसी बननी हो, भारत में इंडिया में कोई पॉलिसी बननी हो, लेकिन उस पर एग्री ना हो, बीजेपी उस पर एग्री ना हो, बीजेपी नहीं चाहती हो कि वो पॉलिसी बने, तो क्या वो पॉलिसी हमारे देश में लागू हो पाएगी, यस और नो करके मेरे को आंसर दो चैट बॉक्स में, क्या वो पॉलिसी हमारे देश में लागू हो पाएगी अगर बीजेपी ना चाहे कि वो पॉलिसी बने, यस और नो करके बोलो फटाफट मेरे को। नो, ठीक है ना, सिंपल सा है, सबसे बड़ी पार्टी है भाई, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो नहीं चाह रही है तो वो नहीं होगा। कांग्रेस भी उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, तो भाई वो आई नहीं, ठीक है ना, वो आए नहीं वहां पर, और जो अपने
वहां पे जो अटेंड करने वाले थे, होस्ट थे, होस्ट कौन थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस लंदन में था ये, ठीक है ना। राम से मैकडोनाल्ड, राम से मैकडोनाल्ड उस समय के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, ध्यान नाम ध्यान रखना, राम से मैकडोनाल्ड। और जॉर्ज फिफ्थ, ये वही वाला है, वो दिल्ली में आया था, वो जो अपना ताजपोशी करने, तो वही वाला है जो अभी तक चल रहा है ये, ठीक है ना। जॉर्ज फिफ्थ, तो जॉर्ज फिफ्थ जो थे इसके हेड थे, मतलब किंग थे उस समय, ठीक है। अब क्या हुआ कि हुआ नहीं, मतलब मीटिंग हो नहीं पाई, ठीक है ना, मतलब क्योंकि भाई सिंपल सी बात थी, कांग्रेस आई नहीं। तो ये जो मूवमेंट था, ये वाला जो अपना ये जो कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब से कब तक हुई थी, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। तो ये 3 महीने इसलिए किसके इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, गांधी जी तो आए नहीं, ठीक है ना। तो गांधी जी वगैरह कोई भी नहीं आया, बट स्टिल एक नाम जो है चर्चा में आया, वो थे बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ से एंट्री होती है बी आर अम्बेडकर की, इससे पहले आपने उनका नाम सुना नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। तो ये सब था। अब वो जो राम से मैकडोनाल्ड है, कौन अपना ये ब्रिटेन का पीएम, इसको बड़ा गुस्सा आया कि यार गांधी जी वगैरह कांग्रेस में है, इसने वो फोन खड़का दिया दिल्ली, इधर इंडिया में, इरविन को, इरविन था ना अपना इंडिया का वायसराय था, इसको फोन खड़का दिया कि अब यार पता नहीं तू क्या काम कर रहा है, तू ठीक से काम नहीं कर रहा है यार, ये लोग आए नहीं, मुफ्त का जो है चाय पानी पी के चले गए वगैरह वगैरह, ये इतना खर्चा हो गया वगैरह वगैरह। अब वही ना, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें शादी पे बुला लिया, लेकिन मेरी दुल्हन भाग गई, तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा ना तुम पर, यार मैंने तुम्हें शादी पे भी बुला लिया, तुम लोगों ने खाना भी खा लिया और शादी भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही जो है गुस्सा इनको भी आ गया कि मतलब यार देखो इतने सारे लोग बुला लिए, इतना ताम झाम इकट्ठा कर लिया, सबको खाना पीना खिलाया, सबको जो है वो मतलब अपना चाय पानी कराई, लेकिन जो है अपना मुद्दे की बात हुई नहीं, ठीक है ना। और मुद्दे की बात हुई नहीं तो इसलिए मूड खराब हो गया। तो जो इरविन थे, फिर उन्होंने अपने गांधी जी को कहा, गांधी जी आओ बताओ आपकी समस्या क्या है। तो देखो भूख हड़ताल में और नॉन वायलेंस में कितनी बड़ी ताकत होती है। अच्छा ये बात हो रही है कब की, ये बात हो रही है 5 मार्च 1931, ठीक 5-6 दिन पहले, इसी से ठीक 5-6 दिन पहले वो घटना हुई है, वो वाली चंद्रशेखर आजाद, वो जो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दी थी ना, वो शहीद हो गए थे, ध्यान करो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो वो 5-6 दिन पहले हुई है। और इसके ठीक 18 दिन बाद, 18 दिन बाद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक इस घटना के 18 दिन बाद, ठीक है ना। अब आप देखो कि मतलब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जिन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और अंत में वो शहीद हुए, और गांधी जी मतलब उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया, कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम एक गाल पे मारोगे दूसरा गाल आगे कर दूंगा, इतना वो, और उनको देखो वहां पे मीटिंग के लिए बुला रहा है। इतनी ताकत होती है नॉन वायलेंस में, आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब वायलेंस के कारण ही सारी चीजें सॉर्ट आउट होती है, नहीं। नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ा हथियार है, ध्यान रखना। आप में से जो भी जो है नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करता है, वो ध्यान रखिए उसमें। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस बहुत होना चाहिए। तो अगर आप घर वालों से सपोज कोई डिमांड कर रहे हो, किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, तो पेशेंस रखो, टूट मत जाओ। कि सपोज मान लो कि आप ना संघर्ष में अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा भाई बहन नहीं है और तुम मुगरदाल पे बैठे हो, लेकिन तुम्हारा भाई और बहन जो है शैतान, वो क्या करे, तुम जैसे भूगर्ता में बैठे हो वैसे वो अच्छा अच्छा खाना जो है ऑर्डर कर दे, पिज्जा मंगा रहा है और चाउमीन मंगा रहा है, डोसा मंगा रहा है, इडली मंगा रहा है, और सामने बैठ के चंट जो है वो खा रहा है तुम्हारे सामने, और उंगलियां चाट चाट के खा रहा है। अब ऐसे में तुम्हारी पेशेंस जो है, और उसको सपोर्ट किसका है, उसको सपोर्ट है घर वालों का, ब्रिटिशर्स का। वो भी देखो बड़े सही टाइम पे उन्होंने अपना मतलब दिल खोला, इससे पहले तो कभी इतना पिज्जा विज्जा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम बुकर में बैठोगे वैसे ही वो पिज्जा वगैरह भी आया, है ना। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ, तो गांधी जी देखो उन्होंने अपना नॉन सीडीएम रखा, और गांधी जी को जो है वो बुलाया, उन्होंने बोला बताओ बापू आपकी क्या डिमांड है। गांधी जी ने बोला भाई मेरी तो वही डिमांड है, 11 डिमांड है जो मैंने तुमको बताई थी, ठीक है ना। तो वो वही डिमांड है मेरी। तो यहाँ पर गांधी जी की 11 में से 9 डिमांड मान ली गई। देखो मतलब सोचो मतलब कितना जबरदस्त उनका पावर था, इनका उनका इन्फ्लुएंस था। 11 में से 9 डिमांड मान ली उनकी, मतलब स्कोर अच्छा है यार, 11 में से 9 नंबर अगर आए तो स्कोर अच्छा है उनका, ठीक है, ठीक है, स्कोर अच्छा है उनका, ठीक है। तो ये जो है वहां पर
ये किया उन्होंने, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, मतलब इसके एवज में क्या हुआ, गांधी जी की 11 में से 9 डिमांड मान लीजिए, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप भैया अपना सीडीएम बंद कर दो, और कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, दो कौन सी नहीं मांगनी, कहा जाता है कि दो वो डिमांड थी कि जिसमें ये बोला था गांधी जी ने, उनमें से एक ये डिमांड रखी थी। अब गांधी जी को कहा जाता है कि आप देखो यहाँ पर ना वो 18 दिन, यहाँ पर ये कहा जाता है कि गांधी जी मिलने गए थे, लोगों की बड़ी इच्छा, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि गांधी जी ना भगत सिंह को बचा लेंगे वो डिमांड में। अब वो बच नहीं पाए, उनकी मांगी नहीं, उन्होंने डिमांड मानी नहीं अंग्रेजों ने उनकी, ठीक है ना। और गांधी जी को बड़ा ही इसका क्रिटिसिज्म जाता है कि भाई गांधी जी ने बचाया नहीं, वो डर गए उनसे, भगत सिंह से डर गए, भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से डर गए, वगैरह वगैरह, जितने भी उतनी बात है, ठीक है ना। पर असली बात ये नहीं है, गांधी जी डरे वरे नहीं थे किसी से, ठीक है ना, पहली बात ये फर्स्ट। दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि गांधी जी ने जो है वो उनकी जो डिमांड मांगी थी, जो जो रखी थी, उनमें से एक डिमांड जो नहीं मानी अंग्रेजों ने, वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो हमारे, उन्होंने बोला था, ब्रिटिशर से बोला था कि हमारे जो देश का माहौल चल रहा है इस समय, जो जिस तरह से यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी जेल में 3 यंगस्टर्स कैद है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये गांधी जी के वर्ड्स थे, मैं बता रहा हूँ जो आपको, अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक तरह से ना मतलब अनरेस्ट सा, मतलब देश में ना अशांति सी फैल जाएगी जो अच्छी नहीं है। तो खाम खा का मतलब आप ये समझ लो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप थोड़ा ये कर देंगे तो बहुत एहसान होगा आपका। तो वो अपने जो इरविन साहब थे, इरविन साहब जो ने कहा कि देखो भाई, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है, उन पर केस चल रहा है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ध्यान करो वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी जिसमें उन्होंने गोली मारी थी, सॉन्डर्स वाला, 4 लोगों ने मारी थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद तो शहीद हो गए, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, तो वो तो हट गए। अब बचे 3 लोग, तो उन्होंने कहा देखो 3 लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या की है, अब आप मुझे ये बताओ किसी की हत्या करने का क्या वो होता है, पनिशमेंट होती है, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ इसमें तो आप बोलो, मैं अभी छोड़ देता हूँ। बात तो पॉइंट की थी, भैया उन्होंने मारा था तो फांसी की सजा तो मिलनी थी। अब गांधी जी यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाए, तो इसी चीज को लेकर क्रिटिसिज्म होता है कि गांधी जी अगर चाहते तो वो बचा सकते थे उनको, लेकिन फिर इसका जवाब उन्होंने नेक्स्ट जो सेशन, कराची का जो सेशन हुआ, जिसकी हेड उन्होंने जिसका हेड किसने किया था, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने जिसका हेड किया था, जो है प्रेसिडेंट बनते, वहां पे गांधी जी से पूछा, गांधी जी आपने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तुम मेरे को मार दो, मेरे को गोली मार दो, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे। और हुआ भी, नथुराम गोडसे ने जब उनको गोली मारी 1948 में, तो उनके विचार खत्म नहीं हुए, उनके विचार अभी भी हैं, गांधी जी के विचार अभी भी है। जबकि हिटलर ले लो, हिटलर के कौन से विचार हैं बताओ, हम लोग में हम कौन सा उनको अप्रिशिएट करते हैं, कौन हिटलर को अप्रिशिएट करता है। हिटलर भी तो मर गया ना, उसने भी तो अपने आप को सुसाइड कर लिया था, उसके कौन से विचार हम लोग मानते हैं। लेकिन गांधी जी के विचार फॉलो किए जाते हैं, आज तक फॉलो किए जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर 1931 में बोला कि आप मेरे को मार दोगे लेकिन मेरे विचार नहीं मरेंगे, और इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो मेरा एक सिद्धांत है कि मैं नॉन वायलेंस को कभी भी वायलेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो वही चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि अगर सपोज वो गांधी जी सपोर्ट करते, सपोज मान लो मैं गांधी जी हूँ, और यहाँ पर जो है वो नीरज ने कुछ काम किया है, मतलब उसने जो है वो किसी का खून कर दिया। अब सपोज नीरज को अगर मैं बचाऊंगा, तो फिर मुझे विमल को भी बचाना पड़ेगा, फिर मेरे को शालू को भी बचाना पड़ेगा, फिर मेरे को रश्मि को भी बचाना पड़ेगा, फिर मेरे को मुस्कान को भी बचाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर मेरे को उत्कर्ष को भी बचाना पड़ेगा, तो फिर इन सबको बचाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना कि गांधी जी ने क्यों, मतलब वो नहीं उनको बचा पाए थे, क्योंकि वो उनके सिद्धांतों के, उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। गांधी जी कभी भी भगत सिंह के खिलाफ नहीं थे, उनके विचारों के खिलाफ नहीं थे, ठीक है ना। बट अब वो ये इतना जरूर मानते थे कि वॉयलेंस पर आप कोई भी चीज, आप घर वालों से वॉयलेंस पर कोई भी चीज ले लो, ठीक है, आपने आज ले ली, लेकिन एक समय आएगा जब घर वाले उससे दुगना तुमसे वसूल करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, घर वालों से अगर कोई भी चीज आपने लेनी हो ना, तो कभी भी वॉयलेंस का इस्तेमाल मत करो, कभी भी नहीं। गांधीवादी तरीका बहुत सही होता है, थोड़ा देर लगती है लेकिन वहां पर बात बन जाती है लॉन्ग टर्म में।
लेकिन अगर आप एग्रेशन में करोगे, गुस्से में करोगे, तो मे भी हो सकता है आज आप जीत जाओ, लेकिन फिर एग्रेशन का एक पॉइंट को उनका भी टाइम आएगा, घर वालों का भी। और ये जीवन का दस्तूर है। आप सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, किसी के साथ भी ये हमेशा ध्यान रखना। फिलॉसफी हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम उससे सीखे कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें और कैसे आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। ये चीज हमें हिस्ट्री सिखाती है, ठीक है ना। और ये जीवन दुनिया का जीवन का दस्तूर है। आप इसको बांध लो गांठ कि अगर आप खाने को गरम गरम खाओगे ना तो हमेशा मुंह आपका ही जलेगा। खाने को कभी भी गरम नहीं खाते हैं, हमेशा खाने को ठंडा करके ही खाते हैं, ठीक है ना। अब आप में से कुछ ज्ञानी है वो बोलेंगे नहीं गर्म खाने में मजा आता है, तो भैया फिर मैं कुछ जो समझाना चाह रहा हूँ वो फिर अलग अलग करता हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सरोजिनी नायडू ने इसी मीटिंग को कहा कि इट इज द मीटिंग ऑफ टू सोल। टू सोल, एक तो इरविन की हो गई और एक गांधी जी की, तो दो सोल्स की, दो आत्माओं का मिलन था। और ये बेइज्जती हो गई किसकी? इरविन की। बड़ा चौड़े में घूमता था ना, मैंने तो भैया नेहरू रिपोर्ट नहीं मानी, मैंने तो जो है वो जिन्ना की रिपोर्ट नहीं मानी, मैंने तो गांधी जी को भी झुका दिया, उनके 11 पॉइंट्स को नहीं माने। तो यहाँ पर जो है इरविन की बेइज्जती होगी, बेचारे को अपना इस्तीफा दे के जाना पड़ा। और उसकी जगह जो नए आए वो आए लॉर्ड वेलिंगटन। तो नए आए कौन? लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है ना। अब इसके बाद गांधी जी जो है वो पहुंचे कहां पर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भैया शर्त रखी थी कि आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है। मस्त गांधी जी एकदम से जो है वहां पे नहा धो के अपना पहुंचे। उनके साथ गांधी जी जो है गए कौन से? राजपुताना शिप में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गांधी जी किस शिप से पहुंचे थे लंदन? राजपुताना शिप से। कौन कौन था उनके साथ? मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू। मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू उनके साथ थी, ठीक है ना। उनके साथ जो थी वो इस जगह पे गई थी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब गांधी जी को आप जानते हैं, वो अपने अपना फुल स्टाइल में अपना वो डंडा और वो अपना धोती और ऊपर जो है अपना गमछा, बस इतना ही है। ऊपर पहना भी नहीं उन्होंने कुछ, तो शर्ट वर्ट नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, ठीक है ना। जैसे ही वहां पे पहुंचे अपना, गांधी जी को अपने एक बंदा था यूके का, विंस्टन चर्चिल, ये नाम पर ध्यान रखना, आगे जाके नाम आएगा, बहुत फेमस नाम है, ठीक है ना। ये आगे जाके ब्रिटेन का पीएम बनता है। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को बोला कि ही इज अ हाफ न्यूड मैन। उन्होंने गांधी जी को बोल दिया हाफ न्यूड फकीर। हाफ न्यूड फकीर मतलब अर्ध नंग फकीर, मतलब अर्ध नंग मतलब पूरा नंग, नंग नहीं, अर्ध नंग मतलब कि उन्होंने धोती पहनी थी, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ, ठीक है ना, अर्ध नंग फकीर बोला। गांधी जी वकील थे और ऊपर से गुजराती, भैया किसी का उधार तो रखते नहीं थे। उसने गांधी जी को अर्धनंग फकीर बोला, तो गांधी जी ने भी पलट के बोल दिया कि भैया जैसे देश की हालत बना रखी है वैसे ही कपड़े पहन रखे, मतलब देश की हालत तुमने फटीचरों वाली बना दी है, तो वैसे ही मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तो विंस्टन चर्चिल को भी आ गया कि भैया ये इससे पंगे मत लो, ये कुछ ना कुछ बोल देगा, बेइज्जती हो गई घनी, ठीक है ना। तो भैया इसकी क्या बेइज्जती करोगे, तो भैया पहले ही नगन आया, अपन की बेइज्जती हो रही, इससे पंगे मत लो, ठीक है ना। तो वो समझ गए थे गांधी जी को, ठीक है ना। गांधी जी मस्त एकदम टशन में चलते थे, ठीक है। तो वहां पे अपना मस्त सी मीटिंग हो रही थी। अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखा पाऊँ, अपना ये ये मीटिंग की फोटो है। तो अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बीच में दिख रहे होंगे ये राम से मैकडोनाल्ड, ये राम से मैकडोनाल्ड है, ठीक है ना। गांधी जी को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। तो ये अपना मीटिंग हो रही थी अपना यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि सब लोगों से पूछे, हाँ भाई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वगैरह वगैरह। एक बंदे ने अपना हाथ खड़ा किया। कौन था वो बंदा? वो बंदा था बी आर अम्बेडकर। उसने उनसे उसने हाथ खड़ा किया, उसने बोला हाँ भैया आप कौन? उन्होंने कहा बी आर अम्बेडकर। तो हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा भैया देखो हमारा ना डबल शोषण हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये क्या? राम से मैकडॉनल्ड ने कहा ये क्या होता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा देखो हम हैं एससी कास्ट के, एससी और एसटी कास्ट के, हम पर तो पहले से ही शोषण होता है, हमारा ब्राह्मण वगैरह शोषण करते हैं, हमारा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है ना। हमें ना तो मंदिर में जाने देते हैं, ना तो कहीं खाने पीने देते हैं वगैरह वगैरह। ऊपर से आप लोग शोषण करते हो, तो हमारा तो डबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। समझ तो कुछ आया नहीं चर्च उसको, ब्राह्म से मैकडोनल्ड। उसने बोला भाई बच्चा कहना क्या चाहते हो ये बताओ, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो कहना क्या चाहते हो ये बताओ। उसने कहा जिस तरह से आपने अंग्रेजों को वो मुसलमानों को बोला हुआ ना कि मुसलमान को चुनेंगे मुसलमान, हिंदू को चुनेंगे हिंदू, तो ऐसे ना हमको भी बोल दो एससी चुनेंगे एसटी को। इससे क्या होगा कि हमारे लोग मेन उसमें आ पाएंगे, हमारे लीडर चुन पाएंगे, मतलब लीडर्स बन पाएंगे, और लीडर जब बन पाएंगे तो हमारा उद्धार होगा।
तो राम से मैकडोनाल्ड जो है वो उसका तो माथा ठनक गया। वो तो चाहता ही था कि भैया एकता ना रहे, मतलब यूनिटी ना रहे, ठीक है ना। अगर लकड़ियां जो है वो अलग अलग हो तो उनको तोड़ना आसान है, अगर लकड़ियां एक साथ हो जाए, गठरा बन जाए, तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो राम से मैकडोनाल्ड तो चाहता ही था। उसने कहा अच्छा ये बात है, ले भाई तेरे को मिल गया। और उन्होंने अनाउंस कर दिया कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। पंचाट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो एग्जैक्ट जो उसका हिंदी है डॉक्यूमेंट, सांप्रदायिक पंचायत कि मतलब कि हिंदू जो क्या नाम है अपना, हिंदू चुनेंगे हिंदुओं को, मुसलमान चुनेंगे मुसलमानों को, और ऐसे चुनेंगे ऐसे। गांधी जी ने बोला आता माजी सटक ली, भैया ये ना हो रहा है, हम ना खेल रहे, क्या तुम्हें बेइज्जती करने के लिए बुला लिया मेरे को यहाँ पर। मतलब हम लोग यहाँ पर हम लोग बैठे कि भारत का उद्धार कैसे हो, और तुम लोग जो है ये मतलब ये क्या कर रहे हो, ये क्या गेम कर रहे हो, ठीक है ना। पहले से तुमने जो है हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया, अब तुम हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हो। मतलब अब एससी चुनेंगे एससी को, फिर कल को बोल देना ब्राह्मण चुनेंगे ब्राह्मणों को, फिर कल को बोल देना ओबीसी चुनेंगे ओबीसी को, फिर उसके बाद बोल देना विमेन चुनेंगे विमेन्स को। तो मतलब आप तो तोड़ दोगे, हमारे देश को तोड़ दोगे। यही तो चाहते। उन्होंने कहा मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। और वहां से वो निकल लिए। अब वहां से वो निकल लिए, वो भैया वो जो राम से मैं था उसके तो हाथ पैर फूल गए। उसने कहा यार ये क्या हो गया। उसने फटाफट फोन कर दिया किसको, लॉर्ड वेलिंगटन को। उसने कहा भाई ये आ रहा है यहाँ पर, इसको इसको धर लियो, इसको पकड़ लियो, ठीक है ना। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे भारत में वापस, वहां से पहुंच के उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आपसे ना मैं अपना दूसरा सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर रहा हूँ, दूसरा मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो बोलते वैसे ही गांधी जी को धर लिया। और धर क्या लिया, उनको ना जेल में रख दिया, उनको पूना की जेल में भेज दिया। अब गांधी जी पूरा की जेल में पहुंच गए, और उन्होंने बोला अच्छा जेल में चलोगे तो चलो, मैं अपना यहाँ पर अपना स्ट्रगल करूंगा। और उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर मेरा आमरण अनशन है, मतलब कि हंगर टू डेथ। मैं तब तक हंगर स्ट्राइक पे रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। अब भैया पूरे देश के हाथ पैर खुल गए, अंग्रेजों के हाथ पैर खुल गए। अब गांधी जी अपना आंदोलन आगे कैसे बढ़ाएंगे, और किस तरह से जो है वो इस मुसीबत। मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी जो है उनको ले गए पूना में, और पूना में उनको बोला कि भैया हम जो है आपको यहाँ पे कैद करेंगे। तो गांधी जी बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे को कैद करोगे पूना में। पूना की जेल का नाम था यरवदा जेल। तो वहां पर जो है उनको कैद करके रख लिया। और फिर दोनों ने कहा कि मैं अपनी भूख हड़ताल यहीं से शुरू करूंगा अगर ये सांप्रदायिक पंचायत, मतलब ये जो कॉम्युनल अवार्ड है ये एससी को दिया गया, तो भैया देखना बहुत बुरा होगा, ये तुम मेरी लाश तक दोगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपने हिंदू धर्म को और अपने भारत को और ज्यादा बंटने नहीं दूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अब गांधी जी तो आप जानते हैं कि वहां से एकदम नाराज होकर लौटे थे। एक बंदा जो था वहां से बहुत खुशी खुशी आया था, और वो कौन था, वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। विक्ट्री का साइन एकदम बना रहे थे। जो विक्ट्री का साइन होता है ना बी वाला, वो जो टू का साइन करके दिखाता है कोई जीत जाता है ना, वैसा। वही सिंपल सी बात है, जीतना मतलब उनका ये करना बनता भी था। बहुत टाइम से जो है संघर्ष कर रहे थे, और बहुत सालों का शताब्दियों का संघर्ष था। आप जानते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एससी और एसटी की हालत थी हमारे देश में, ठीक है ना, किस तरह से उनको रखा जाता था। तो एक तरह से विक्ट्री मान लीजिए कि उनको एक तरह से एक मौका मिला, उनको मौका दिखा कि अब हम एक मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे और एक मेन उसमें अपना उद्धार कर पाएंगे, ठीक है ना। ये उनको देखने को मिला, उनको मौका दिखा इस चीज में, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने एक तरफ जो है अपना भूख हड़ताल किया हुआ था, और दूसरी तरफ अपना बी आर अम्बेडकर प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से जो है हम आगे इसको लेके चलेंगे। अब ब्रिटिश जो है यहाँ पे गेम देख रहा था कि वो वेट एंड वॉच का गेम देख रहा था होता क्या है। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे बी आर अम्बेडकर साहब से गांधी जी जो है कि कुछ जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो मिलने गए, और उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब लोग थे, शायद मदन मोहन नहीं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब लोग थे। और उन्होंने वो बी आर अम्बेडकर जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सर आप जरा गांधी जी से बात करो, और आप जो है वो मतलब उनको मनाओ थोड़ा, यार वो तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और आप जो है जरा चलो हमारे साथ पूना में, चलो उनसे बात करो हमारे साथ। अब देखो यहाँ पे ना बी आर अम्बेडकर फंस गए। कैसे फंस गए, अगर सपोज वो गांधी जी के पास जाते, ठीक है ना, तो अपने लोग जो उनके लोग थे एससी और एसटी लोग थे वो कहते कि अच्छा बेटा, वो क्योंकि गांधी जी के पास जाते वो सिंपल सी बात है उनकी बात मान लेते हैं कि मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नॉन ये एससी चुने एससी को, एससी हिंदू चुने हिंदू, ये वाला नहीं चाहिए हमें, कॉमन अवार्ड नहीं चाहिए। तो अपने लोगों में थोड़ा वो बुरे बनते इस सेंस में कि यार देखा मतलब नेता वेता बन गया तो हमारे को भूल गया वगैरह वगैरह ये सब चीजें।
और अगर वो जाते, अगर वो नहीं जाते, जैसे सपोज अपने लोगों के बीच में आते, तो पूरे देश भर की नाराजगी लेते कि यार देखो कैसा सेल्फिश इंसान है यार, अपने विश के चक्कर में गांधी जी को सूली पे लटका दिया उन्होंने, गांधी जी को जो है एकदम से मतलब उनकी डेथ हो गई, कैसा यार ये बंदा यार, तो मरता क्या ना करता वाली बात थी। पर बहरहाल जो भी है वो गए, हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब है वो गांधी जी के पास गए, पूना में गए, ठीक है ना, अगर आपको पता हो तो पूना में गए गांधी जी के पास, ठीक है। और गांधी जी के पास उन्होंने, ये अगर आप ये फोटो देख रहे हो ये वहीं की फोटो है, ठीक है ना, और ये जो है वहां पे गए और गांधी जी को बोला, गांधी जी क्या आप ये क्या मतलब क्या कर रहे हो आप, मतलब तो उन्होंने कहा यार मतलब तुम क्या, तुम भी तो देखो तुम भी क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे बात नहीं होती है, तो मैं ऐसे आपको कह रहा हूँ। मतलब गांधी जी को उन्होंने कहा, गांधी जी मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम मतलब हम देश को तोड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम मतलब SC ST के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो गांधी जी ने भी बोला कि यार देखो सिंपल सी बात है, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही है कि मतलब कभी भी एकता ना बनी रहे और कभी भी जो है सब लोग एक साथ ना रहें, उनका मेन उद्देश्य यही है। तो गाँव तो नेहरू अपने B R अम्बेडकर साहब ने कहा कि यार तो हमारा भी तो आप सोचो, हम भी तो कुछ ना मतलब अपना कितना टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारा भी तो हो कुछ भला हो। तो गांधी जी ने कहा कि यार एक उपाय करते हैं, अब जैसे कि अंग्रेजों ने एक वादा किया था कि देश में इलेक्शन वगैरह होंगे, तो ऐसा करते कि जब आगे इलेक्शन होंगे ना, तो हम SC ST के लिए सीट्स को ना रिजर्व कर लेते हैं, हम ना SC ST के लिए सीट्स को रिजर्व कर लेते हैं। और इससे क्या होगा कि वो मेन स्ट्रीम में भी आ जाएंगे, और क्या होगा इससे कि मतलब वो मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि वो मतलब कि वो जो अंग्रेज लोग चाहते हैं कि मतलब दोनों में डिवीजन हो जाए, हिंदू धर्म में डिवीजन, वो भी नहीं होगा। तो यहीं से ना गांधी जी ने प्रपोजल मतलब रखा, दोनों के बीच में सहमति बनी, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड यहाँ पर SC ST का वर्ड नहीं लाए थे, डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है ना, रिजर्वेशन। और यहीं से वो रिजर्वेशन का जो बीज है यहीं से वो पड़ा, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन का। और ये जो दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, यही समझौता कहलाता है पूना पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट बहुत आता है, ईयर एग्जाम्स में बहुत आता है, और ये भी आता है कि कहाँ हुआ, कहाँ मतलब वो जेल का नाम यरबदा जेल पुणे में हुआ, और किसके बीच में हुआ, दैट इज बिटवीन द गांधी जी एंड अम्बेडकर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब आगे, ठीक है, अब आगे जो था वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीन थी ना, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। अब थर्ड में जो है वो हमारे ये कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि अपना ये जो गांधी जी हैं ये तो अपना भूखहड़ताल वगैरह, तो हालांकि भूखहड़ताल टूट गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने अपना पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, ठीक है ना। गांधी जी जो है वो अपना वो चले गए अपना, बहुत उन्होंने ब्रेक ले लिया अपना, ठीक है, राजनीति से ब्रेक ले लिया। और लेकिन B R अम्बेडकर साहब ने किया था, एक बार सब सबूत ने किया था। तो क्वेश्चन ये काफी बार आता है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो पहले कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर B R अम्बेडकर थे, सेकंड वाली में भी B R अम्बेडकर थे, वो कॉमनल अवार्ड वाला जो था ये इनको मिला था, और थर्ड वाली में भी B R अम्बेडकर थे। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट क्या निकला कि एक कानून बनेगा, एक नया कानून बनेगा, और वही कानून जो है वो आया सामने, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें मैक्सिमम पार्ट यहीं से लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ठीक है ना। और इसको लेकर ना बहुत सी क्रिटिसिजम्स भी होती हैं हमारे उसमें कि यार हमने एक तरह, किसने बनाया था, ये अंग्रेजों ने बनाया था ना ये वाला कानून, को किसके लिए बनाया था, हमारे लिए बनाया था, और हमने मैक्सिमम पार्ट यहीं से ले लिया। तो बड़ा क्रिटिसिजम्स होता है कि यार अंग्रेजों का ही हमने कानून उठा दिया, अपना कुछ लिया ही नहीं। और अगर अंग्रेजों का ही कानून लेना था तो भाई भैया इतना क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है, सीधा उठा लेते, ठीक है ना, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है, वो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, प्लान कर रहे हैं, सारी चीजें की, वहां से उठा लिया हमने, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म आता है वो आपको नहीं आएगा, वो IAS वगैरह PCS वगैरह में कभी क्वेश्चन आए ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक वो वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स के रूप में आता है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फेडरल सिस्टम जो एक सुझाया गया था, संघ प्रणाली, पॉलिटी के आप लोग सब है, पॉलिटी पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा सा मोटा माटी बता देता हूँ।
दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल, जिसको हिंदी में कहते हैं यूनिटरी को एकात्मक और फेडरल को कहते हैं संघात्मक। क्या अंतर होता है दोनों में? देखो यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी होता है जहां पर ना सारी पावर एक ही के पास होती है, मतलब सेंटर के पास होता है। देयर इज नो स्टेट्स, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है ना, सेंटर के पास होती है। इसीलिए कहां पर ऐसा एग्जांपल मिलता है, किसी को पता है कहां पर एग्जांपल मिलता है यूनिटरी सिस्टम का, यूनिट टाइप ऑफ सिस्टम का? यूके में, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इसका उदाहरण मिलता है। वहां पर जो आप समझ रहे होंगे ना, वहां पर वेल्स है, वहां पे इंग्लैंड है, वहां पर स्कॉटलैंड है, वहां पर नॉर्थ आयरिश है, ये 4 जगह है वहां पर, लेकिन कानून पार्लियामेंट एक ही है, वो लंदन वाली इंग्लैंड वाली पार्लियामेंट है। कानून भी पूरी जगह एक ही है, ठीक है ना, कोई स्टेट्स नहीं है, कोई स्कॉटलैंड वगैरह कोई अलग कोई कानून वगैरह नहीं होता, सब लोग एक ही जगह से अपना कानून वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिटरी सिस्टम होता है जहाँ पे सेंटर के पास ही सारी पावर होती है। फेडरल क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों होती हैं और दोनों पावर शेयर करती है, ठीक है ना, दोनों पावर शेयर करती है, सेंटर भी करती है और स्टेट भी करती है। हमारे देश में और हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये यूएसए, स्विट्जरलैंड, इन सब के पास यही सिस्टम है फेडरल, जहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है वो पावर शेयर करते हैं। बट हमारा जो सिस्टम है वो कनाडा से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है, क्या सब चीजें है, कभी पॉलिटी अगर हुई, अगर आपको कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है तो उनसे पूछ लेना, ठीक है ना। मैं अभी कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है ना। आपको ये समझना इतना जरूरी है कि फेडरल का मतलब होता क्या है। फेडरल का मतलब जहाँ पर, सिंपल सी भाषा में, जहाँ पर सेंटर और स्टेट पावर शेयर करते हैं, ठीक है ना, एक सिंपल सी डेफिनेशन। बट यहाँ पर जो हमारे को बताया था, जो फेडरल सिस्टम यहाँ पर हमारे को एक एडवाइस दिया गया था, वो हमने माना नहीं, विच इज नॉट फॉलोड बाय आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो हमने फॉलो नहीं किया, हमारा अलग बना था। क्या था, वही पॉलिटी का एक टॉपिक है, वहां पर डिस्कस हुआ। प्रोविंस इलेक्शन, आज के समय में जो स्टेट्स कहे जाते हैं, आजादी से पहले प्रोविंसेस कही जाती थी, वहां पे इलेक्शन अनाउंस हुए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने बोला था ना कि भाई रिजर्वेशन मिलेगा प्रोविंसेस में, आगे इलेक्शन होंगे, रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, वो तो प्रोविंस इलेक्शन हुए। और वो इलेक्शन कब हुए, 1937 में, ठीक है ना। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 5 में मेजोरिटी मिली थी, 5 में मेजोरिटी मिली थी, और बाकी 3 में उन्होंने, यहाँ पे देखिए, कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन अनदर 3 विद अलायंस, मतलब बाकी के 3 में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। गठबंधन की सरकार आप जानते होंगे, कोई दूसरी पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी। तो कुल मिला के 11 में से 8 में तो है कांग्रेस की सरकार, एक 2 में थी मुस्लिम लीग की। कहां पर, एक तो वो पाकिस्तान का जो इलाका है वो, और दूसरा जो है पूर्वी बंगाल, वो जो अभी बांग्लादेश है वो, यहाँ पर। अब बचा एक कौन सा, वो था पंजाब, यहाँ पे सिखों ने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है ना। तो ये 11 जगहों पर इलेक्शन हुए थे, और इन 11 जगहों पर इस तरह से जो है वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई चुनाव के लिए था, नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रेजुएट्स को केवल वोट देने का अधिकार था, जो ग्रेजुएट्स थे। तो एक तरह से इलेक्शन भी वो कैसे ही हुआ था कि मतलब पूरा तरह से फेयर नहीं था, क्योंकि हर किसी को चुनाव देने का, ओ सॉरी, वोट देने का हक नहीं था, ठीक है ना, केवल ग्रेजुएट्स को था, ठीक है। अब बात चली भाई, बातें हुई, अच्छा इस बीच में जो है हमारे वो बदल गए यार, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आ गए हमारे नए वॉइस रॉय, लॉर्ड लिन लिथ गो। लॉर्ड लिन लिथ गो, ये थे 1936 से लेकर कब तक थे, 1944 तक। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये लॉन्गेस्ट वॉइस रॉय है, लॉन्गेस्ट वॉइस रॉय है हमारे, ठीक है ना। तो ये लॉन्गेस्ट वॉइस रॉय आए, ठीक है ना। वो चले गए ना, वो वेलिंगटन जो आए थे, वेलिंगटन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 36 में चले गए वापस, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है लिनलिथ गो है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट वॉइस रॉय, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड में वो इलेक्शन हुआ, ठीक है, और इलेक्शन यहाँ पर हुआ। अब सब चीजें चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। अब 1939 में घटना घट गई। घटना क्या थी, घटना थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दो दोनों दो जगहों, दो लोगों के बीच में हुई, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में हुई। पहला ग्रुप का नाम है ये एक्सिस पावर्स, और दूसरे ग्रुप का नाम है एलाइड पावर्स।
कोई मेरे को बता सकता है कि एक्सेस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी? एक्सेस पावर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी को पता है? क्वेश्चन आते हैं ये वाले, बहुत पॉपुलर हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। एक्सेस पावर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एनीवन, किसी को पता हो तो मेरे को बताए। कोई आइडिया, कोई किसी को? एक्सेस पावर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी, इटली, जापान, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, जर्मनी, इटली, जापान। मुस्कान ने सही बताया और बहुत जल्दी गूगल किया इन्होंने, ठीक है ना, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है ना। तो अगर गूगल नहीं किया है तो बताओ फिर एलाइड पावर्स कौन सी है, फटाफट एकदम से, क्योंकि अगर एक्सेस पावर पता है तो एलाइड पावर भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, फटाफट बताओ। कोई बात नहीं, गूगल किया भी तो है, मुद्दा ये है कि आंसर सही आना चाहिए। मुस्कान का आंसर बिल्कुल ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ये थी एक्सेस पावर। और एलाइड पावर्स है कौन कौन सी, फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूएसए, सोवियत यूनियन, ठीक है ना, यूएसएसआर जिसे हम कहते थे, और फ्रांस वगैरह, ये सब लोग, ठीक है। तो अच्छा मुस्कान, क्या गूगल किया था, क्या किया था बताओ, मैं बोलूंगा यस और नो, ठीक है। तो ये जो है अपना, तो इसमें फ्रांस वगैरह भी है, तो ये दोनों ग्रुप्स जो है आपस में भिड़ गए, और जर्मनी हम जैसे कि जानते हैं वो हिटलर जो था उसने पंगा किया था, ठीक है ना, पोलैंड वगैरह पे हमला कर दिया। बहुत लंबी स्टोरी, कभी फुर्सत हुई कभी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वो बहुत बहुत लंबी है इसकी स्टोरी, ठीक है ना, और पूरा बताऊंगा कभी मैं आपको। हमारी 10th की बुक्स हैं, 10th की 9th की बुक्स हैं, ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत अच्छी है वो, ठीक है ना। क्वेश्चंस अगर आपको कोई पढ़ने हो तो वहाँ पे जाइएगा। ये रशियन रेवोल्यूशन, और ये क्या नाम है, इटली, और ये अपना फ्रांस, इनकी बहुत अच्छा है, ठीक है। कोचिंग में पहले, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ पे दोनों की वॉर हो गई, ठीक है ना। अब वॉर हो गई तो अपना ये हमारे जो कब से कब तक हुई, सितंबर 1939 से लेके अगस्त 1945 तक जो थी वॉर चली थी, ठीक है ना। और वैसे तो सितंबर 1945 में, लेकिन अगस्त में जापान ने बोल दिया था कि हाँ मैं हम सरेंडर कर रहे हैं, हम युद्ध को छोड़ रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं युद्ध को, तो अगस्त में अनाउंस हो गया था। प्रॉपर साइन वगैरह तो सितंबर में, ठीक है। तो ये 6 साल तक पूरा युद्ध चला था, और बहुत ही भयंकर युद्ध था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, लेकिन आपको नहीं आएगा, ठीक है ना, मैंने अभी तक देखे नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वन ऑफ द पॉपुलर इवेंट है ये, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बिना कांग्रेस के पूछे हुए, बिकॉज कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी, 8 जगहों पर उन्होंने अपनी सरकारें बनाई थी, 8 स्टेट्स में। तो गवर्नमेंट कांग्रेस से पूछे बिना इसने क्या किया, क्या अपना अंग्रेजों ने इंडियंस को युद्ध में भेज दिया, मतलब उन्होंने युद्ध में जो है उन्होंने अपना भेज दिया लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, जिसको लेके कांग्रेस ने जो है वो कहा कि यार ये क्या बात होगी, मतलब हमारी चुनी हुई सरकार है, हमसे बिना पूछे जो है आपने युद्ध में भेज दिया, ठीक है ना, ये तो गलत है। तो इससे इससे फिर चुनी हुई सरकार का होने का फायदा क्या है, हम रिजाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने वो जो 8 जगह थी हर जगह पे रिजाइन कर दिया। नवंबर 1939 को कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। दे सेलिब्रेटेड दिस डे एज अ डिलीवरेंस डे 22 दिसंबर 1939, ठीक है ना। यहाँ तक का इवेंट जो है यहाँ पर अब आपको पता लग गया, 1939 दिसंबर 20। अब बचे हैं 7 साल। इन 7 सालों में किस तरह से हम आजादी को लेके आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे इवेंट जो है, क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं 7 सालों से आते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हो पाएगा, हम करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में।